हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, सब मौज बहार, सब कुशल मंगल। चलिए बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप अच्छे ही रहें। इस समय हम यही आप सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम आपके बीच में लौट करके आ चुके हैं और चैप्टर 1 की यूनिट नंबर 6 हम आपके बीच में लेकर के आ चुके हैं। दैट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो आइए जी शुरू करते हैं। और ये हमारा आपके साथ में थर्ड लेक्चर है, ठीक है जी। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स आपके साथ में रिकॉर्ड कर चुके हैं, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के लिए। तो नंबरिंग को इग्नोर कर दीजिए, 1 2 3 हम बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है जी। तो आइए जी शुरू करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सबसे पहली बात आती है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दोज प्रिंसिपल और आर दोज मेथड्स विच विल हेल्प अस टू प्रिपेयर एंड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी होती है, तो जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम एसएलएम फॉलो करें, डब्ल्यूडीबी फॉलो करें, दिस इज वन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फीफो या वेटेड एवरेज मेथड या कॉस्ट और एनआरवी, विच एवरेज लोअर या हायर, दिस इज द वन ऑफ द अनदर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो दीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो होती है जो हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और उनको प्रेजेंट करने में और अच्छे से प्रिपेयर, बिल्कुल एक्यूरेट एप्रोप्रिएट डेटा के साथ में, और उनकी प्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो कि जो उनके यूजर्स हैं उनको अच्छे से उन बातों का समझ में भी आए। तो दीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है जी। तो अब अगली बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है? 2 बातें आती है। एक तो होता है जी प्राइमरी कंसीडरेशन, एक हमारे पास में आती है जी प्राइमरी कंसीडरेशन। प्राइमरी कंसीडरेशन का मतलब मुख्यतः आपको इन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। मुख्यतः आपको किस बात का ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको उस अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करना है which will give true and fair view of financial statement, ठीक है जी। अब ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटे? यू हैव टू कंसीडर द while selecting the accounting policies, what you have to consider that जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट कर रहे हो उस अकाउंटिंग पॉलिसी से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो आप ऐसी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज ना सिलेक्ट करें जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन मार्क लगे, या वो उतने रिलायबल ना हो, या आपके प्रॉफिट्स या जो आपके बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनके अंदर कुछ दिक्कत हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जब करते हैं तो कॉस्ट और एनआरवी का लोअर लेते हैं कि हायर लेते हैं, तो आप सब बच्चे कह रहे हो सर लोअर लेते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें लोअर वाली सिलेक्ट करनी चाहिए, ना कि हायर वाली। क्योंकि हायर लेंगे तो क्या होगा कि इधर से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और क्योंकि जो बढ़े हुए प्रॉफिट है वो अब ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली वो प्रॉफिट अर्न्ड नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंटली बढ़े हैं क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया। तो उस केस में जो हमारे पास में फाइनेंशियल पोजीशन बनी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, वो उतनी ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो दिस इज द प्राइमरी कंसीडरेशन कि जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं तो इट इज मस्ट कि हमारे पास में वो अकाउंटिंग पॉलिसी से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर निकले। फिर उसके बाद में कुछ गैर प्रमुख बातें और है जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसीडरेशन, जिनको भी आपको ध्यान में रखना है while selecting the accounting policies। तो सबसे पहले आता है प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटीरियलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रूडेंस? प्रूडेंस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेटिज्म अप्रोच, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। हालांकि आप इसको 11th क्लास में सुन चुके हैं। व्हाट इज द प्रूडेंस, व्हाट इज द कंजर्वेटिज्म? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि कह रहे हैं कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करो तो प्रूडेंस को कंसीडर करना। प्रूडेंस क्या बोलते हैं कि आप ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करो जो आपको अलाउ करे खर्चे ज्यादा रिकॉर्ड करने के लिए, बट नॉट फॉर इनकम। सर ज्यादा खर्चे रिकॉर्ड करने का मतलब, ज्यादा खर्चे रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि प्रूडेंस आपको इस चीज के लिए अलाउ करता है कि अगर भविष्य में कोई होने वाले एंटीसिपेटेड या एक्सपेक्टेड लॉसेज या एक्सपेंसेस है तो आप उनको भी आज ही रिकॉर्ड कर सकते हो। रिस्क नहीं लेने का। सर आज क्यों रिकॉर्ड कर लें, जो खर्चे हुए नहीं उनको क्यों रिकॉर्ड कर? भैया रिस्क नहीं लेने का। पहले से अगर खर्चा रिकॉर्ड करके रख लिया तो कोई दिक्कत है क्या?
भाई आपके एग्जाम महीने भर बाद है, 2 महीने बाद है, जरूरी थोड़ा ना कि लास्ट के डेज में जाकर ये बुक से उठाना, पहले से बुक्स उठा करके पहले से प्रिपरेशन करके रखी। दिस द प्रूडेंस। प्रूडेंस बोलते हैं कि अगर आपको भविष्य में होने वाले कोई भी अगर आपको ऐसे लॉसेज हैं जो लगता है हो सकते हैं, तो उनको आज ही रिकॉर्ड कर लो। सर मान लो बाई चांस अगर वो लॉसेज भविष्य में जाकर अरे नहीं हुए तो उनको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से कोई नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा ना आ रहा है, उल्टा मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे भविष्य में जाकर के। बट प्रूडेंस इनकम या प्रॉफिट्स के केस में ये बात अलाउड नहीं करता, कह रहा प्रॉफिट्स को आप सिर्फ तभी रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली रियलाइज्ड हो जाए या अर्नड हो जाए। इनकम जब अर्न हो जाए तब रिकॉर्ड करो। अगर वो एंटीसिपेटेड या एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेशन बेसिस पे आप इनकम से प्रॉफिट्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज पर द प्रूडेंस। क्योंकि अगर आज इनकम्स को रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो अगर भविष्य में जाकर इनकम्स मुझे नहीं हुई तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, उस समय मेरी पोजीशन बिगड़ जाएगी, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ सकती है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रूडेंस बोलते हैं कि ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करिए जिन पॉलिसीज के सिलेक्ट करने से उन पॉलिसीज वो ऐसी पॉलिसीज हो जो आपको ज्यादा लॉसेज या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करे। बट इनकम्स या प्रॉफिट्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रूडेंस, या व्हाट आर द सेकेंडरी कंसीडरेशन व्हिच वी हैव टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अनदर आता जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है असलियत। असलियत को पहचानो, क्योंकि जो दिख रहा है हो सकता है वो सच ना हो। ओवर फॉर्म जो दिख रहा है, जो पर्दा आया हुआ है हो सकता है वो सच ना हो। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना पर्दे को हटा करके सब्सटेंस असलियत को पहचानो। दिस इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करो जो असलियत पे काम करे, जो दिख रहा है, जो छलावा है उसको ना कंसीडर करे। सर जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे जनरली क्या होता है, पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन फाइट करने जाते हैं तो अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं, पर्चा भरते हैं। उस नॉमिनेशन को फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू प्रोवाइड देयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वेल्थ। उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। तो वो क्या ब्यौरा देते हैं कि जी मेरी संपत्ति 2 करोड़ रुपए है, जबकि एक्चुअल में उसकी संपत्ति है 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ के अंदर जो बाकी की संपत्ति है वो उसने अपने भाई बंधु रिश्तेदार दोस्तों के नाम करवा रखा है। तो एक्चुअल में पर्दा क्या दिख क्या रहा है कि उसकी संपत्ति 2 करोड़। पर्दा हटा करके देखा तो पता चला उसकी संपत्ति कितनी है, 200 करोड़, क्योंकि वो सारी संपत्ति भी, वो सारी एसेट्स भी उसी को बिलोंग करती है। तो सब्सटेंस और फॉर्म क्या बोलता है, पर्दा जो दिख रहा है उसको सच मत मानो, उसके तह तक जाकर के एक्चुअलिटी जो है उसको कंसीडर करो। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करो जो असलियत पे काम करे, ना कि पर्दे को देख करके काम करे। सर अकाउंटेंसी में चीज कैसे फॉलो होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कार खरीदी और मैंने वो कार हायर परचेज पे खरीदी, या बोलूं कि मैंने उसको किस्तों पर खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है। अब हर एसेट से रिलेटेड 2 चीजें होती है, एक होती है जी उसकी ओनरशिप, एक होता है उसका पोजेशन। तो जब आप कार को किस्तों पे खरीदते हैं तो आपको उसका पोजेशन तो हाथों हाथ मिल जाता है, लेकिन उसका मालिकाना हक, ओनरशिप आपको नहीं मिलती। आपको पता है उस कार की ओनरशिप आपको कब मिलती है? जिस दिन आप उस गाड़ी की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उस दिन जाकर के आपको ओनरशिप मिलेगी। बात समझ में आती है? तो अगर देखा जाए तो कार तो मेरे पास में है, लीगली देखा जाए तो मैं उसका मालिक नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास में उसकी ओनरशिप अभी ट्रांसफर ही नहीं हुई, मेरे पास में उसका टाइटल ही नहीं है। तो लीगल फॉर्म तो क्या बोल रही कि मैं उसका मालिक नहीं हूं। लेकिन जिस दिन आप एसेट्स को खरीदते हैं, जिस दिन आपके पास में वो कार आ जाती है, क्या आप अपनी बुक्स में उस गाड़ी को परचेज करने की एंट्री डालते कि नहीं डालते हैं? क्या आप उस ट्रांजैक्शन को, परचेज ऑफ कार का ट्रांजैक्शन कंसीडर करते कि नहीं करते हैं? और आप अपनी बैलेंस शीट में उस कार को दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस और फॉर्म ही तो फॉलो किया आपने लीगल फॉर्म नहीं देखा। लीगली आज भी उसका मालिक वो है जिसने आपको कार बेची, मतलब सेलर। बट असलियत क्या है कि उस कार का मालिक तो मैं ही हूं। बात समझ में आती है? तो उसी चीज को कंसीडर करते हुए हमने उस कार को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करो जो असलियत पे काम करे, ना कि छलावे पर, पर्दे पर। उसके बाद में आती है जी मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करो, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करो जो मैटीरियल आइटम्स को कंसीडर करे। अगर वहां पे कोई ऐसा इमैटीरियल आइटम है तो आप अगर उसको छोड़ भी देते हो तो भी चलेगा। ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कह दिया कि 5,000 रुपए तक की एसेट्स को हम राइट ऑफ कर सकते हैं,
यानी कि जो एसेट्स 5000 या उससे ऊपर की है सिर्फ वही आइटम्स मटेरियल है, 5000 से जो नीचे कम की आइटम है वो छोटी मोटी आइटम है, आप चाहो तो उनको इग्नोर कर दो, आप चाहो तो उनको राइट ऑफ कर दो। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसीडर करो जो मटेरियलिटी पे काम करे, जो मेटेरियल आइटम को कंसीडर करे, इममेटेरियल आइटम को छोड़ दे। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैंने बोला कि 5000 से नीचे के आइटम को मतलब इग्नोर कर सकते हैं। एक बात बताओ, किसी के लिए अब हो सकता है कि किसी के लिए 5000 रुपए का आइटम बड़ा आइटम हो, मैंने बोला कि मेरे बिजनेस में 5000 का आइटम कुछ भी नहीं है, हो सकता है किसी के लिए 5000 रुपए का आइटम बहुत मैटर करता हो सकता है किसी के लिए 5 लाख रुपए का आइटम भी ना मैटर करता हो। अब बताओ, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के अंदर 5000 का आइटम कोई मायने करता होगा? 50,000 रुपए की कोई एसेट्स मायने करती होगी क्या? उसकी बैलेंस शीट में 5-5 हजार की एसेट्स आ रही होंगी, या 5 करोड़ 50 करोड़ की एसेट्स, 500 करोड़ की एसेट्स आ रही होंगी, तो वहां पे 2-4-5 लाख रुपए मैटर नहीं करते। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान सिलेक्ट करो अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, जहां पर हम छोटे मोटे आइटम्स को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। मैटेरियल चीजों को कंसीडर करो। वो मैटेरियलिटी डिपेंड करता है आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, बिजनेस के नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, एंड द साइज ऑफ अमाउंट के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आइए एक बार यहां से और पढ़ करके देख लेते हैं। Accounting policies refer to the specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprises in preparation and presentation of the financial statement। ध्यान रखना, this is the definition of accounting policies। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, define accounting policy। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आपको लिखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी मींस स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस। Policies are based on the various accounting concepts, principles and conventions। ये concept क्या होते हैं, principle क्या होते हैं, conventions क्या होते हैं, ये हमारे पास में यूनिट 2 में गिवन है, वो हम आपके साथ में अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे। There is no single list of accounting policies which are applicable to the enterprises in all circumstances। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, accounting policies may be vary with the enterprise by enterprise, may be vary with the business by business wise, may be enterprise with the जो बिजनेस के अंदर बड़े सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हो सकते हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए हमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना पड़े। Enterprises operate in the diverse and complex environment situation, so they have to adopt the various policies। ठीक है जी। The choice of specific accounting policies appropriate to the specific circumstances in which the enterprises is operating, डिपेंड करता है बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे हैं। ठीक है जी। ICAI has been trying to reduce the number of acceptable accounting policies through guidance note and accounting standard। अभी के लिए आपके लेवल पर यह बात काम की नहीं है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली अकाउंटेड, कैन बी एज फॉलोज। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए आप कॉस्ट और NRV में से क्या लेते हो, लोअर लेते हो या हायर लेते हो। ठीक है जी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर वैल्यू करते हो या मार्केट प्राइस पर वैल्यू करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो अब उसके बाद मैं कहता हूं, लिस्ट शुड नॉट टेकन एज एग्जॉस्टिव बट इज ओनली इलिस्ट्रेटिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब कि सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। हमने तो आपको 2 एग्जाम्पल देकर के बताया है। एज द कोर्स विल प्रोग्रेस, स्टूडेंट विल सी द इंक्रीज ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज आती रहेंगी आगे। ठीक है। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए फीफो है, एवरेज मेथड है, देयर आर लोट्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए मेरे पास में स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV है। ऑल ऑफ दीज मेथड दोज आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी। फिर उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको प्रूडेंस और उन सब का मतलब भी बता दिया। ठीक है जी। तो इसको आप बड़े अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वापस से वही डिफाइन किया, प्रूडेंस, सब्सटेंस, ओवर फॉर्म। ठीक है जी। और मेटेरियलिटी ऊपर वाले के अंदर वो बताया गया है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, जो मैंने आपको बताया था ट्रू एंड फेयर व्यू वाला पॉइंट।
ठीक है, तो दिस इज द पैराग्राफ फॉर द प्राइमरी कंसिडरेशन, दिस इज द पैराग्राफ फॉर द सेकेंडरी कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो प्लीज इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो समटाइम्स ए रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडोप्टेड फॉर द आइटम्स इन द बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और अदर स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडोप्टेड इज नेसेसरी इन एनी केस, बट डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई ए रॉन्ग और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। वो कह रहे हैं जी आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है, ठीक है जी, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको बाद में बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उनको किन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, दैट इज द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो भी सकता है क्या। आइए पढ़ते हैं, पता लगेगा। ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहा है चेंज तो हो सकता है लेकिन सिर्फ इन्हीं शर्तों के आधार पर ही चेंज होगा, अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय द सम स्टैट्यूट और कंप्लायंसेस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर तो कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है तो चेंज कर दो, या कोई एएस की रिक्वायरमेंट है तो चेंज कर दो, या आप तो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि वाइल वी आर सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी वी हैव टू कंसीडर दैट कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने सेलेक्ट किया है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। लेकिन बाई चांस गलती से हमें ऐसी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट होगी जिससे पता चला कि नहीं यार इससे तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा, उससे ज्यादा अच्छे से पता लग सकता है, तो इन दैट केस यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। यही बात पॉइंट नंबर बी में लिखी गई है। चेंज वुड रिजल्ट इन द मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीन कारण से हम स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो, कह रहा है जी चेंज करो, एएस की रिक्वायरमेंट है चेंज करो, या उसके चेंज करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर हो रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज करने से बहुत मेजर इफेक्ट आ रहा हो, जैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीबी कर दिया, ये डब्ल्यूडीबी से एसएलएम कर दिया, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन पहले के मुकाबले बढ़ जाए या पहले के मुकाबले कम हो जाए, और वो जो चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन के अंदर वो अमाउंट बहुत ज्यादा मटेरियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन मेथड इज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डब्ल्यूडीबी, और इफ द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी इन्वेंट्री पहले फीफो था या अब लीफो ले लिया, या पहले लीफो था अब वेटेड एवरेज ले लिया, ठीक है जी, वेटेड एवरेज टू फीफो, और इफ इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड विच वर अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस। अब हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं बट पहले हम इंटरेस्ट को रिवेन्यू मान रहे, तो दिस ऑल आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज बेटा। इफ proportionate amount of interest is charged to inventory which was earlier not in practice। अब कह रहे हैं जी हम इंटरेस्ट, हो सकता है कि इन्वेंट्री को खरीदने के लिए हमने लोन ले रखा हो, तो उस लोन के ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे तो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, पहले हम इंटरेस्ट को रिवेन्यू मानते थे अब हम कैपिटलाइज्ड मान रहे हैं, या पहले कैपिटलाइज्ड मान रहे थे अब रिवेन्यू मान रहे हैं। ऑल दीज में इंक्रीज और डिक्रीज द नेट प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। Unless the effect of such change in the accounting policy is quantified, the financial statement may not help the users of the account। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी इस कंडीशन के अंदर वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो यूजर्स के लिए उतने इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। Therefore, इट इज नेसेसरी टू क्वांटिफाई, इसलिए आप बताइए अपने यूजर्स को, क्वांटिफाई करिए, बताइए इफेक्ट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट लॉस। आप बताइए कि अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज करने से इस एसेट्स में ये बदलाव हुआ है, या ये लायबिलिटी में चेंज हुआ है, या ये प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज हुआ है। क्योंकि यूजर इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में, तो आपको छोटी से छोटी बात भी उनको अलग से बतानी पड़ेगी। तो क्या बात समझ में आई? तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप, पहली बात तो ये कि क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? अगर यस चेंज कर सकते हैं, यस, तो कारण बताइए। ठीक है जी, क्या हम चेंज कर सकते हैं? यस, तो रीजन बताइए। देयर आर 3 रीजंस। लॉ की रिक्वायरमेंट है, एएस की रिक्वायरमेंट है, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर आपने चेंज कर दिया है, ठीक है जी, तो उस केस में चेंज कर दिया, आपने चेंज कर दिया, ठीक है जी, तो उस केस में आपको कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। और डिस्क्लोज क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेल द ओल्ड पॉलिसी, बताइए, ये बात लिख लेना बेटे, न्यू पॉलिसी बताइए, पुरानी पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, और चेंज करने की वजह से इफेक्ट क्या आया, ठीक है जी, और उस चेंज करने का रीजन क्या था। तो रीजन जो होगा वो इन तीनों में से ही कोई एक रीजन होगा, वो यहां पे लिखना है, इफेक्ट लिखना है, ओल्ड पॉलिसी लिखनी है, न्यू पॉलिसी लिखनी है। तो इफ देयर इज चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोइंग आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये आपको डिस्क्लोज, सर कहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? अरे भाई, जब ट्रेडिंग पिंडर बैलेंस शीट बन जाएगा तो उसके नीचे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि आपके यूजर्स को ही पता लग सके कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है, पुरानी पॉलिसी ये थी, नई पॉलिसी ये है, पॉलिसी चेंज करने का रीजन क्या था, चेंज करने की वजह से इफेक्ट क्या आया। बोलो जी, तो प्लीज ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो बेटा इसी के साथ में हमारे पास में यूनिट नंबर जो 3 है वो भी बेटा हम आपके साथ, यूनिट नंबर जो 6 है वो भी हम आपके साथ में पूरी कर पाए हैं, ठीक है जी। तो प्लीज इस पूरी यूनिट को एक बार आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसके अंदर जो भी आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं पहले आईसीए मटेरियल से पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। लैंग्वेज इज मस्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि सीए के एग्जामिनेशंस के लिए आईसीए मटेरियल की लैंग्वेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है बेटे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं सब बच्चों को। तो इसके लिए द सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि हम हमारे पास में जो आईसीए का मटेरियल है उसको गो थ्रू करें, उसको पढ़ें, वही हमारे दिमाग में सेट होकर वही जाकर के हम एग्जाम में लिखेंगे भी, ठीक है जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी चर्चाएं, बाकी के जो यूनिट्स हैं वो हम आपके साथ में अगली वीडियोस में तैयार करेंगे। तब तक आप इस यूनिट को पढ़ लीजिए, पुरानी यूनिट्स को भी पढ़ लीजिए, अगर आपने पुराने यूनिट्स के क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है जी। और इन सारी यूनिट्स की मोर प्रैक्टिस के लिए जब हमारे पास में इसके सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक ऐसी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके लिए, जिसके अंदर हमारे पास में बड़े सारे ट्रू एंड फॉल्स हैं, जितने भी थ्योरेटिकल ट्रू एंड फॉल्स हैं, बड़े सारे हमारे पास में उसके अंदर डिफरेंसेस के क्वेश्चंस भी है जो भी पॉसिबल है एग्जामिनेशंस के लिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसकी आगे उसके लिए ज्यादा जानकारी हम आपको आने वाले वीडियोस में देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड लक।